मैथमेटिक्स माइनर है बट जानना जरूरी है, यानी कि अवॉइड करोगे तो स्टैट से क्वेश्चन भी छूटेंगे। तो हम लोग अभी ये वाला पार्ट कर रहे थे, तो अभी यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कभी कुछ जो भी क्वेश्चन मैंने कराया उसमें कुछ क्वेरी हो या आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हैं। सो अभी तक ये वाला पार्ट मैंने डिस्कस किया है। इनर प्रोडक्ट और ये मैं अभी बाद में कराऊंगा, पहले है ना ये तो टॉपिक अभी मैं बाद में कराऊंगा। इनर प्रोडक्ट इन आर एन सी एन एंड ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन ये भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ये वाला पार्ट अभी कंटिन्यू करते हैं। आइगन वैल्यू, क्योंकि ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग मैट्रिक्स कर रहे थे ना, जैसे मैट्रिक्स था, फिर डिटर्मिनेंट आया, इनवर्स आया, ट्रेस आया, उससे रिलेटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया। तो अभी मैट्रिक्स वाली स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी मैं ये वाला पार्ट कंटिन्यू करता हूँ, ये मैट्रिक्स वाली स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये सब मैट्रिक्स ही है, तो समझो यहाँ तक पूरा मैट्रिक्स ही है। उसके बाद इनर प्रोडक्ट पे मैं आऊँगा, ठीक है। तो एक बार ये पार्ट कर लेते हैं, फिर इनर प्रोडक्ट पे आएंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये सब कहीं ना कहीं मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहीं लिखा नहीं है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गेट स्टैट्स में नहीं आता है, जैम स्टैट्स में भी नहीं आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक है वो, ठीक है। वेक्टर स्पेस है यहाँ पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से, ठीक है। चलिए, तो बताइए कोई डेफिनेशन, कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर, हाउ डू यू डिफाइन, अल्लाउ दे आर रिलेटेड। सो डेफिनेशन क्या है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का डेफिनेशन? बोलो कोई बताओ। मान लो ऐसा लिखता हूँ, लेट, अच्छा देखो फिर से, डिटर्मिनेंट जैसे हो गया, डिटर्मिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ट्रेस इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। सो अब आते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आर आल्सो डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइंड है। तो मान लो ऐसा है कि लेट ए बी अ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन होगा एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन मुझे डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू, हाउ डू यू डिफाइन आइगन वैल्यू। कोई भी ट्राई करो, या आइगन वेक्टर कोई भी एक डिफाइन करो, दूसरा उसके साथ आ जाएगा। Sir, if A is any matrix, then A minus lambda is called the characteristic equation of that matrix, and the roots determinant of that characteristic equation is equal to 0. That equation, if has the roots, and that roots are called the eigenvalues. फिर आइगन वेक्टर क्या होगा? ठीक है, आइगन वैल्यू का डेफिनेशन सही है। तो कुछ बुक में आइगन वैल्यू इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया था, जैसे आपने डिफाइन किया, इट्स फाइन। आइगन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, सही बताया आपने, ये सही है। आइगन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? So that vector on multiplying with the matrix will result in same vector, and that scaling factor is the eigenvalue of that हाँ, तो vector. ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वी, है ना। सो जो आप कहना चाह रहे हैं ए इंटू वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, पहले ये डिफाइन कर रहा, हम इसको डिस्कस करेंगे ना, इसमें होगा डायगोनलाइजेबिलिटी, यहाँ पे ना डायगोनलाइजेबिलिटी एग्जाम में यहाँ पे है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये पहले इसने डायगोनल, इस बुक में जो मैं फॉलो कर रहा हूँ है ना, ये फ्रेजबर्ग वाली जो बुक है, सो इसमें पहले इसने डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स डिफाइन किया, उसके बाद ये सब डिफाइन कर रहा है। तो मैं पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डिफाइन करता हूँ, फिर आते हैं डायगोनलाइजेबल पे। सर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ये सब नहीं करेंगे? नहीं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नहीं है। नेट वाले सिलेबस में आप नेट का लेक्चर देखोगे, वहाँ पे कवर करेंगे, नेट में है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो जिस सिलेबस में उतना ही कवर करूंगा, ठीक है। दोनों मर्ज नहीं होगा सर फिर दोबारा? नहीं, अभी अलग चलता रहेगा, तो दोनों में अटेंड कर सकते हैं क्लासेस में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का सिलेबस लिखने का थोड़ा अलग, कंटेंट तो सेम ही है। मैं फिर से सबको कह रहा हूँ
कि जो टर्म जैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कोई बच्चा बीएससी में पढ़ रहा है तो वही डेफिनेशन है, एमएससी में पढ़ रहा है वही डेफिनेशन है, पीएचडी में पढ़ेगा वही डेफिनेशन है, किसी को पढ़ाएगा तो भी वही डेफिनेशन है। तो ऐसा नहीं कि लेवल, बस डिफरेंस क्या आता है, चीज़ों का विजुअलाइजेशन डिफर करता है, क्वेश्चन का लेवल, अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफर करता है। जब बच्चा बीएससी में पढ़ रहा है तो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें समझ पाता है वो, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज तो उसके आगे और आगे आप चीज़ों को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं, ये डिफरेंस है, बाकी स्टार्ट तो वहीं से होता है। ठीक है, तो ये भी ऐसे डिफाइन कर रहा है, देखो यहाँ पे जो डिफाइन कर रहा है कि मैं इसी को फॉलो करता हूँ, अलग अलग बुक में तरीका अलग डिफाइन करने का होता है। तो कुछ जगह पहले आइगन वेक्टर डिफाइन करता है, फिर उससे से इन्होंने डिफाइन किया, दो लोगों ने डिफाइन किया ना, तो जिन्होंने जैसे हर्ष ने डिफाइन किया आइगन वेक्टर, तो उस आइगन वेक्टर में आइगन वैल्यू भी डिफाइन हो गया। तो कुछ लोग वैसे डिफाइन करते हैं, मैं देखो डिफाइन करता हूँ। इस बुक में क्या किया है कि एक कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो यहाँ इन्होंने अच्छा इन्होंने थ्योरम लिखा है, ठीक है मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो ए बी एम क्रॉस एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन लैम्डा इज आई, देखो ये क्या कह रहा है, सो ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स अ नंबर lambda is called eigenvalue of A if and only if, ये जो डेफिनेशन लिख रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो ये इसका डेफिनेशन इस बुक में इस लिखा है कि A कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, कोई रियल नंबर है, अभी के लिए कोई नंबर है, अब डिपेंड करता है कि आप कॉम्प्लेक्स अलाउ करते हैं रियल अलाउ करते हैं, क्योंकि है ना, से बोल रहा है बस एक नंबर है, दैट नंबर इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट शुड बी 0। ठीक है यहाँ तक। तो ये भी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में कुछ हम लोग बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक आप ट्राई करो, जैसे मान लो ए आपका अभी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे 2 है, आप इसका आइगन वैल्यू निकालो जरा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो आई और ए का ऑर्डर सेम होगा तभी तो डिफरेंस डिफाइन होगा, सम ऑफ टू मैट्रिक्स या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स डिफाइन तभी होता है जब ऑर्डर सेम होगा, है ना। तो यहाँ जैसे ए माइनस लैम्डा आई लिख रहे हैं तो आप सोचेंगे आई का ऑर्डर क्या है, जो ए का ऑर्डर है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, इसीलिए आइगन वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम डिटर्मिनेंट यूज कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा तो आइगन वैल्यू भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, है ना, इस तरीके से। तो बी मेरे पास मान लो ऐसा है 1 2 3 0, अभी के लिए ये मान लो आप, इसका क्या आएगा आइगन वैल्यू, या मैं अभी के लिए थोड़ा आसान बना देता हूँ ना, 1 2 0 3। सी है आपके पास और ये तीनों मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यू निकालिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ, सिंपल है ना। a माइनस लैम्डा आई, बी है तो b माइनस लैम्डा आई, सी है तो c माइनस लैम्डा आई, इस तरीके से। सो आपको बताने हैं कि आइगन वैल्यू क्या क्या आएंगी इस मैट्रिक्स के यूजिंग दैट डेफिनेशन। ट्राई करो, ये सब एग्जाम में भी क्वेश्चंस मिलता है, तो कैलकुलेशन करो, पेन उठाओ, ट्राई करो, सॉल्व करके आंसर बताओ आप लोग। फिर मैं आइगन वेक्टर डिफाइन करूंगा, अभी मैं आइगन वैल्यू डिफाइन किया हूं। सो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको आगे मैं डिफाइन करूंगा ना, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो हम डिफाइन कर रहे थे ना। तो देखो जो लोग जैम गेट नेट तीनों कुछ लोग देंगे, तो एक फोकस रखो एक एग्जाम पे, एक एग्जाम की ढंग से तैयारी करो, और यकीन मानो एक एग्जाम की ढंग से तैयारी कर लोगे ना तो बाकी दो एग्जाम खुद ही निकल जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। अगर तुम तीनों एग्जाम निकालने के चक्कर में पड़े रहे तो एक भी नहीं निकलेगा। सो यू फोकस ऑन वन एग्जाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस पर फोकस करो और उसी तैयारी से बाकी दोनों एग्जाम निकल जाएगा। जो बच्चे तीनों एग्जाम देंगे या जो जैम गेट दोनों देंगे, तो आपका जो मेजर एग्जाम है, जो आपका प्रायोरिटी है, उसको फिक्स करो और उसकी तैयारी करो, बाकी एग्जाम की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि तीनों में कॉमन सिलेबस है। जैम का सिलेबस सबसेट है गेट का सिलेबस सबसेट है नेट का। तो अब आप देख लो, तो कुछ उनके लिए नेट जरूरी है तो नेट पे फोकस करो, गेट जैम तैयारी हो रही है आपकी। आपके लिए गेट जरूरी है तो गेट पे ही फोकस करो, जैम नेट तैयारी हो रही है ऑलरेडी। या जो जैम वाले हैं तो सिर्फ जैम पे फोकस करो, गेट की तैयारी तुम्हारी हो रही है ऑलरेडी, क्योंकि जितने बच्चे पास में इतने बच्चे निकाले सब जैम एस्पिरेंट थे, वो गेट में इतना अच्छा किए हैं। ठीक है ना सर बी का आंसर होगा लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा इक्वल टू 1।
यहाँ पे क्या आया, इसके पास एक ही ये आइगन था वैल्यू 2, होगी, मान लो लैम्डा ये 1 था बोल 2 दिया, 2, तो ये तो 2 ही आ जाएगा, तो और यहाँ 2 आइगन वैल्यू होगी 3 1 3 1 तो 1 3 कर देते हैं, पहले 1 और फिर 3। यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू आएगी क्योंकि 3 क्रॉस 3 है। बाकी पीवाईक्यू की बात है, अब तीनों एग्जाम का पीवाईक्यू सॉल्व करो, देयर इज नो इशू, उससे आपकी है ना तैयारी स्ट्रांग होगी, यू कैन सॉल्व, है ना, लेकिन सिलेबस फॉलो करो सर एक एग्जाम 1 to 6 कितना आया 1 to 6 1 इसका नहीं 1 to 6 नहीं आएगा, आप अब तुक्का लगा रहे हो, आपने सॉल्व नहीं किया, आप तुक्का लगा रहे हो, यू आर नॉट सॉल्विंग। डायगोनल एलिमेंट्स नॉट ऑलवेज आइगन वैल्यू, डायगोनल एलिमेंट जरूरी थोड़ी आइगन वैल्यू होगी। यहाँ पे आपको लगा कि ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ 0 कर दिया मैंने इसलिए ऐसा हुआ, अगर 0 नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा डायगोनल एलिमेंट आइगन वैल्यू आएगी, आपको ये डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ट्राई करके देखो, कोशिश करोगे तो सीखोगे, गलतियां करोगे सीखोगे, कोशिश नहीं करोगे। 0 and 9 0 and 9 तो रिपीट कौन कर रहा है, 3 आइगन वैल्यू होगी विथ रिपीटिशन, है ना, तो रिपीटिशन किसकी हो रही है, कोई एक रिपीट करेगी, मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स में एग्जैक्टली n आइगन वैल्यू होगा इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। जीरो प्लस 3 माइनस 3 0 3 माइनस 3, बाकी लोग एग्री करते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तीनों आइगन वैल्यू का सम कितना आ गया आपके अकॉर्डिंग, 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3 0 आ गया, लेकिन यहाँ तो 1 प्लस 2 प्लस 6 9 आएगा। सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के इक्वल होता है, ये हमेशा होता है। मैं अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि डायगोनल एलिमेंट्स मे नॉट बी आइगन वैल्यू बट सम ऑफ आइगन वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ये हमेशा होगा। तो ये आंसर ऐसे ही गलत है, क्यों गलत है ना, so it's 009 009 ना, ओके, तो इट्स 009। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, ये आसान है, सो सिंपल, बस आपको कैलकुलेशन करने हैं, इक्वेशन सॉल्व करने हैं। देखिए तो पहला तो बहुत आसान था, अगर पहले वाला मैं सॉल्व करता, जैसे ए था, ए वाज जस्ट 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आई लेंगे आप ये लेंगे, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। सो ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या होगी, सो इज 2 माइनस लैम्डा 1, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 2 माइनस लैम्डा। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इसको आप कर देंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा 2 माइनस लैम्डा, इट्स नॉट मॉड, इससे डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो कहने का मतलब यहाँ पे 0 है, तो ये 2 माइनस लैम्डा इज 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो एक ही आया इसलिए मैं लैम्डा 1 लिख रहा हूँ कि एक आइगन वैल्यू है। सर मोड और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है, मतलब दोनों में तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं ना उसका। नहीं, डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। हाँ एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का निकलता है, मॉड नंबर का निकलता है, ठीक है ना। तो ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास b था, b वाज 1203, तो इसके लिए जब i आप चूज करेंगे दैट विल बी 1001, है ना, यू नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो b माइनस लैम्डा आई, चलो पहले मैट्रिक्स लिख देता हूँ, सो b माइनस लैम्डा आई करोगे तो 1203 माइनस लैम्डा 1001, तो ये b माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो होगी 1 माइनस लैम्डा
2 माइनस 0, 0 माइनस लैम्बडा इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा। 3 माइनस लैम्बडा, ये आ गया। अब जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, b माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट लिखोगे, सो 1 माइनस लैम्बडा 2, 0, 3 माइनस लैम्बडा, दिस इज 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 1 माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा इज 0, सो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 1,3, ये ना। तो ये आ गया सॉल्व होके। ओके इन दोनों क्वेश्चन में तो लैम्बडा 1 इज 1 है ना, यहाँ कर सकते हैं लैम्बडा 1 इज 1, फर्स्ट आइगन वैल्यू इज 1, सेकेंड आइगन वैल्यू इज 3, सो इट हैज 2 आइगन वैल्यू। अब तीसरे की बात करें 1 2 3 1 2 3 2 4 9, सो सी इज 1 2 3 1 2 3 2 4 9, 2 4 9 लिखा हुआ है, 2 4 6 2 4 6, सो 6 है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसके लिए आप आई क्या चूज करेंगे, तो अब आप आई इसके लिए चूज करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। तो यहाँ आएगा c माइनस लैम्बडा आई, कितना आएगा आपका, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, पहले इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो, तो डायगोनल पे लैम्बडा 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 हो जाएगा, घटाओ उसको, सो 1 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा, बाकी एंट्रीज ऐसी रहेंगी। और 2 4 यहाँ 6, एक मिनट 6 माइनस लैम्बडा ना, क्योंकि यहाँ 6 है ना, तो 6 माइनस लैम्बडा, तो 1 माइनस लैम्बडा 2 में 6 माइनस लैम्बडा, अभी तो ओके है। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो c माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट को आप 0 पुट करेंगे, मीन्स या मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, जब आप डिटर्मिनेंट लिखोगे 1 माइनस लैम्बडा 2 3, फिर है 1 2 माइनस लैम्बडा 3 2 4 6 माइनस लैम्बडा, ये डिटर्मिनेंट है। इसको एक्सपैंड करते हैं, तो इसको एक्सपैंड करेंगे, यहीं एक्सपैंड कर देता हूँ, सो 1 माइनस लैम्बडा टाइम्स, अब क्या करते हैं आप इसको डिलीट करते हैं, तो बनेगा क्या, सो यहाँ से बनेगा 2 माइनस लैम्बडा इंटू 6 माइनस लैम्बडा माइनस 12, तो ये पहले टर्म के अकॉर्डिंग -2 इंटू, अब इसको डिलीट कर देंगे आप, सो क्या आएगा, तो यहाँ से -2 है ना, इसको डिलीट कर दो, तो यहाँ 1 इंटू 6 माइनस लैम्बडा 6 माइनस लैम्बडा माइनस 6, चेक कर लेना, प्लस में 3, अब इसको और इसको डिलीट करोगे, तो इसको जब डिलीट करोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2 टाइम 2 माइनस लैम्बडा, सो 2 टाइम 2 माइनस लैम्बडा, ये आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मल्टीप्लाई करो, सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 माइनस लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा माइनस 6, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा प्लस 12, और इसको सॉल्व करोगे तो 6 माइनस लैम्बडा माइनस 6, तो ये 6 और 6 तो कट गया, चेक कर लो, तो प्लस 2 लैम्बडा, और ऐसे यहाँ पे इसको खोलोगे 4 माइनस 4 कट जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 2 लैम्बडा आएगा, सो यहाँ ये 4 माइनस 4 कैंसिल, और ये प्लस 2 लैम्बडा, और बाहर 3 है तो प्लस में 6 लैम्बडा आ जाएगा, चेक कर लो, तो यहाँ से आया, इसको मल्टीप्लाई करना है कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, सो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा क्यूब होना चाहिए था ना, हाँ अच्छा आगे आएगा ना, एक लैम्बडा यहाँ से आएगा, तो 1 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा प्लस 12, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लैम्बडा से करेंगे तो माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 8 लैम्बडा स्क्वायर। सर हाँ वो जो फास्ट में जब 1 माइनस लैम्बडा उधर सर कुछ डाउट हो रहा है, क्योंकि 2 माइनस लैम्बडा इंटू 6 माइनस लैम्बडा होगा 12 माइनस 8 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर, और एक वही तो लिख रहे हैं सर। -12 है, और एक -12 जो है हाँ वो तो सर कट जाएगा ना। कैसे, अभी तो मैंने सिंप्लीफाई किया ही नहीं ना, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने, हाँ सर वो कैंसिल हो जा अच्छा रहा है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, ये लैम्बडा मैंने छोड़ दिया है, ये 12 वाला छोड़ दिया ना, नहीं लिखा तो सही है लेकिन यस इसमें सर 12 छूट यस गया सर। है ना, इसमें इसके सर वहाँ साथ है पे ना, 12 सर कट जाएगा, कैंसिल हो सर जाएगा कैंसिल तब। हो जाता है, तो यहाँ पे ये रहेगा, मतलब कहने का मतलब ये है, एक बार सिर्फ Yes, दो सिंप्लीफाई sir. टर्म करो, बचता हाँ ठीक है, ये जो सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा प्लस 12, और बाहर -12 है, ये मैंने इग्नोर कर दिया है, सो ये हमारे पास आएगा लैम्बडा स्क्वायर जो पहले था, बस फाइन,
कहने का मतलब ये है, यहाँ तक ठीक है, ये माइनस लैम्बडा मुझसे छूट गया है, ये ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और ये जो माइनस लैम्बडा दैट आई इग्नोर्ड, सो ये इसके साथ माइनस लैम्बडा ये कट जाएगा। तो अच्छा, तब तो ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते थे हम, लेकिन ठीक है चलो, तो यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से बचा क्या 1 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा, एक बार चेक कर लो है ना, प्लस 8 लैम्बडा, तो इसमें लैम्बडा यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो ये जैसे 1 माइनस लैम्बडा है, यहाँ पे लैम्बडा माइनस 8 है प्लस 8, अभी तो कुछ नहीं हो सकता ना, और ये भी हो सकता है लैम्बडा कॉमन ले सकते हो पूरे में से, और बाकी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कर लो सिंप्लीफाई, है ना, एक काम कर सकते ना, ये समहाउ तुम्हें अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर लो जैसे भी समझ आता है। मान लो मैं लैम्बडा कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या है अभी लैम्बडा माइनस 8, और ये है 1 माइनस लैम्बडा प्लस 8, इसको सिंप्लीफाई कर लो अभी के लिए पूरा पूरा। सो लैम्बडा माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा, यहाँ से माइनस 8 प्लस 8 लैम्बडा प्लस 8, यहाँ तक ओके है। देखिए सो लैम्बडा माइनस लैम्बडा स्क्वायर, फिर माइनस 8 लैम्बडा प्लस माइनस 8 प्लस 8 लैम्बडा, ठीक है, प्लस 8 बाहर था, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो आया वो आया लैम्बडा, और यहाँ पे 9 लैम्बडा माइनस लैम्बडा स्क्वायर, इज इट फाइन। सो लैम्बडा कॉमन ले लो, लैम्बडा स्क्वायर 9 माइनस लैम्बडा, तो इतना सिंप्लीफाई करके हमने डिटर्मिनेंट निकाले एक्चुअली। सो अभी क्या फाइंड किया डिटर्मिनेंट, दिस वाज द डिटर्मिनेंट ऑफ सी माइनस लैम्बडा आई, ये इतने के इक्वल आया। अब आइगन वैल्यू के लिए क्या करना होता है, इसको 0 के इक्वल रखना होता है, तब इसको 0 के इक्वल रख दो। सो इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से आंसर आया व्हेन यू पुट इट 0, देखो लैम्बडा स्क्वायर 0 है, तो लैम्बडा स्क्वायर 0 इसका मतलब है लैम्बडा स्क्वायर 0 और 9 माइनस लैम्बडा 0, तो यहाँ से आएगा लैम्बडा की दो वैल्यू है, 0 0 रिपीटेड रूट है, स्क्वायर है ना, इसलिए 0 इज द रिपीटेड रूट हेयर, और यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे आपके पास 3 आइगन वैल्यू आएगी। सो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज, सो 0 इज द रिपीटेड रूट, सो लैम्बडा 1 इज 0, लैम्बडा 2 इज 0 एंड लैम्बडा 3 इज 9, जो उन्होंने बताए थे सही है ना, सो इट इज फाइन ना। अब बाकी और भी तरीके हैं जिससे तुम कर सकते हो, अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, बाकी है ना, तो अभी के लिए ठीक है। सो ये आपने जस्ट देखा कि ये जो डेफिनेशन है कि आई ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, उसका तुम्हें वो चाहिए, तो पहले ए माइनस लैम्बडा इज 0 करो और उसको क्या करो इक्वल टू ए, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जैसे मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफाइन करूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये जो है कि लेट या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ an n cross n matrix A is defined as, एक सेकंड पीछे कीजिए ठीक है ना, देखिए ये तो डेफिनेशन था सर, इसमें दो मतलब तीनों कॉलम से तीनों रो सेम है, तो 2 0 तो कंपलसरी बनेगा। जी जी जी, तीनों डिपेंडेंट है एक्चुअली, आप ध्यान से देखोगे तो इसका रैंक एक्चुअली 1 है इस मैट्रिक्स का, नलिटी 2 है, 2 0 तो आएगा, ठीक है ना, सो रैंक 1 है, तो ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स A इज डिफाइंड एज, तो सिंपल है, इक्वेशन लिख रहा हूं, तो इक्वेशन है A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, यही ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। आप सोच रहे होंगे आप आइगन वैल्यू यही था, तो अभी आप है ना, सो मैं बस यहाँ पे रिकॉल है ना लिख देता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वही आइगन वैल्यू होता है ना, सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है दिस इज आइगन वैल्यू, या सॉल्यूशंस ऑफ दिस आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, ये लिख रहे थे ना। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स है या सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का, है ना, हमने कहा था कि लैम्बडा इज आइगन वैल्यू इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस, सो मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली जो है ना जो वैल्यूज हैं, जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, दैट इज द आइगन वैल्यू, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। एक और वर्ड आता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसको क्या लिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखो ए माइनस लैम्डा आई जब लिखते हैं ना, तो उसमें लैम्डा कोएफिशिएंट नॉन जीरो भी क्या बोलते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है। तो हम लोग जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। सो मेरा मतलब ये है कहने का कि लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो मैं डिफाइन कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज डिफाइंड एज, सो इसको मैं px लिखता हूं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहां पे अगर a माइनस लैम्डा आई लिखे, अच्छा बताइए, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है n क्रॉस n मैट्रिक्स की, तो उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, या उस इक्वेशन की डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर क्या होगा वेरिएबल का, लैम्डा का, n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, n होगा, और उसका कोएफिशिएंट हमेशा, मतलब अगर n ऑड है तो नेगेटिव आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर आप देखोगे ऑड है तो नेगेटिव आएगा। जैसे आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, ये जो मैंने निकाले थे ना, आप यहाँ नोटिस कीजिए, ये वाला जो मैंने लिया था ये क्या आया था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो। सो ये आया है माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने यही कैलकुलेट किया ना। तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर है, जिसको लीडिंग टर्म बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल का जो लीडिंग टर्म है वो नेगेटिव है। लेकिन जब मैं पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लीडिंग टर्म पॉजिटिव रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस क्यों आया, बिकॉज ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 में पॉजिटिव आया होगा, 2 क्रॉस 2 का अगर देखोगे आप, तो ये जो 2 क्रॉस 2 वाला था, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आया था, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते, जो डिटर्मिनेंट आया था, तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते तो ये आता लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, ये आया। तो यहाँ पॉजिटिव क्यों, क्योंकि 2 क्रॉस 2 है, इवन ऑर्डर है तो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको, सो वी विल डिफाइन इट एज, तो मैं इसको ऐसा डिफाइन करूंगा, -1 की पावर इन दिस, और इसको अगर खोलोगे ना तो ये कुछ ऐसा होगा। सो ऑल्सो अगर आप इसको खोलोगे सो ये कुछ ऐसा होगा। कैसा आएगा, ये आएगा x की पावर कितना, n माइनस, या अभी वैसे कर दूं प्लस में, तो मान लो x की पावर n होगा, एंड देन क्या आएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना तो ये आ जाएगा ना लैम्डा आई माइनस ए। या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए, ये सेम चीज़ है। यू नो व्हाई, अगर मैं डिटर्मिनेंट के अंदर से -1 कॉमन ले रहा हूँ तो -1 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, -1 की पावर n, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस थिंग इज सेम एज दिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। 0 पुट करोगे तो माइनस उधर चला गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये जब सिंप्लीफाई करोगे ऐसा आएगा, x0 x की पावर n प्लस मान लो an-1 x की पावर n-1, an-2 x की पावर n-2, चलता रहेगा a2 x स्क्वायर a1 x प्लस a0, ये बनेगा हमेशा। और ये हमेशा 1 रहेगा कि जो हाईएस्ट पावर वाले जो टर्म है ना उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा। सो हाईएस्ट पावर वाले जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में 1 रहेगा, है ना। इस तरह से अगर मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिफाइन करता तो हाईएस्ट पावर कभी 1 आता, कभी -1 आता, ऑड के लिए -1 आता, और कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री जो है उसका कभी 1 कभी -1 आएगा अकॉर्डिंग टू इवन ऑड। सो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। और फिर यहाँ से फिर से डिफाइन कर सकते हो आप कि जो, सो ये भी लिख सकते हो या थ्योरम लिख सकते हो कि जो जीरोज है, जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर आइगन वैल्यूज, है ना, आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, है ना। तो कैसे भी डिफाइन कर लो आप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफाइन करो, उसका रूट्स
आइगन वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिफाइन करो, उसके जीरोज हैं, वो आइगन वैल्यू है। या डायरेक्टली आप बता दो कि वैसी लैम्डा की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो आइगन वैल्यू है। ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ आइगन वेक्टर डिफाइन करने पे। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर? नाउ लेट्स राइट डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर। अभी बता रहे थे ना, बताओ कोई आइगन वेक्टर कैसे डिफाइन करोगे? डेफिनेशन क्या है आइगन वेक्टर का? A भी equal to lambda है. Lambda हाँ, is the eigenvalue. वी पे क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगा? V is the vector space. नहीं नहीं, वी नॉन जीरो होने चाहिए। तो जो ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैंने ऐसा डिफाइन किया है लैम्डा माइनस, कुछ बुक में ए माइनस लैम्डा आई भी होगा, इट्स फाइन। तो वहाँ वो लोग अलाउ करते हैं, कोएफिशिएंट प्लस माइनस हो सकते हैं, मैंने ऐसा लिखा है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, कुछ बुक में वैसा लिखेगा, कुछ वैसा लिखेगा, ऐसा होता है। तो सर हाँ, ये भी हो सकता है नल स्पेस सॉल्यूशन ऑफ ए माइनस लेमडा आई, मतलब उस वाले आइगन वैल्यू का नल स्पेस। हाँ, लेट ए बी। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आइगन वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मान लो ऐसा है, लेट ए बी, कैपिटल ए बी एंड एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। सो अ नॉन जीरो वेक्टर, सो जीरो वेक्टर विल नेवर बी आइगन वेक्टर, कभी भी जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, सो अ नॉन जीरो वेक्टर स्मॉल v इज कॉल्ड, अच्छा ये बिलोंग कहाँ करेगा, क्योंकि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स लिया है। सो ये एक वेक्टर है जो Rn में होगा, Rn एक वेक्टर स्पेस है, सो Rn में होगा। अ नॉन जीरो वेक्टर v बिलोंग्स टू Rn, दिस इज आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A if and only if AV is equal to lambda v। ये ऐसा लिखा होगा, देयर एग्जिस्ट, है ना, आगे ऐसा लिखा होगा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ स्केलर, ऐसा लिखा होगा। तो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर लैम्डा, ये कांस्टेंट लैम्डा सच दैट, तो कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा, सच दैट ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज, ये जो लिखा है ना ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, जो आपने बताया वो भी लिख सकते हैं, इधर बुला लोगे। सो ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है। हेयर, सो आगे लिखेगा हेयर लैम्डा इज आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू, lambda is eigenvalue corresponding to eigenvector v, eigenvector, so lambda is eigenvalue corresponding to eigenvector v, ये ना, eigenvector v, lambda is eigenvalue corresponding to eigenvector v, या v is the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda, बात वही है ना। या ऐसे भी लिख सकते हो, that is v is eigenvector corresponding to eigenvalue लैम्डा। ठीक है, ये हो गया आइगन वेक्टर का डेफिनेशन। सो अ नॉन जीरो वेक्टर इज आइगन वेक्टर इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी, where lambda is a scalar, and then if such lambda exists then lambda is eigen value and v is the eigen vector corresponding। अच्छा, ये क्या है, इसको आप ध्यान से देखो। सो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिमार्क में या जस्ट लिखता हूँ, ये है a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0, सो दिस इज समथिंग लाइक b टाइम v इज इक्वल टू 0। और हमने क्या बोला हुआ है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर। तो सोचो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और आपने अभी पढ़ा है
कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जीरो सॉल्यूशन तो हमेशा रहेगी, है ना। तो जीरो इज द ऑलवेज सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। बट अगर कह रहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब, इसके पास कितने सॉल्यूशन है? Infinite. Infinite, है ना, infinite. यही था ना, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली जीरो सॉल्यूशन, और एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम में। सो यहाँ बोलना देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर वी, सो मतलब दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब है दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि वो कह रहा है कि दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डेफिनेशन कह रहा है। अब तुम ये बताओ किसी सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है? जैसे मैं अगर सिंपल सा थ्योरम लिखता कि ax इज इक्वल, Rank less than order of matrix. है ना, देखो यहाँ पे क्या है, ax इक्वल टू सिस्टम है ना, दिस हैज, पहला पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। हाँ, क्या बता रहा है, रैंक ऑफ ए इज एन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? Sir, determinant Non-zero. is non-zero. Non-zero. ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। सो ए एन क्रॉस एन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू जीरो हैज, पहला बोला मैंने, यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज n, इफ एंड ओनली इफ रैंक फुल रैंक है, तो डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो। और दूसरा पॉसिबिलिटी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इसके पास नो सॉल्यूशन का ऑप्शन ही नहीं है, Determinant zero. है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, इफ एंड ओनली इफ, Determinant is equals to 0. अब ये थ्योरम वहां मैं यूज कर रहा हूं, देखो ध्यान से। सो होमोजेनियस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली जीरो सॉल्यूशन, है ना। सो यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली जीरो सॉल्यूशन। सो यहाँ मतलब है कि इसका मतलब है ओनली जीरो सॉल्यूशन, ये कहना चाह रहा है। और इसका मतलब है ना, एटलीस्ट वन नॉन जीरो Non-zero सॉल्यूशन, solution. तो इट हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये कहना चाह रहा है। और यहाँ कह रहा है हैज ओनली जीरो सॉल्यूशन, ये मतलब है, और यहाँ पे हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक, तो ये वाला कंडीशन में वहां यूज कर। अब सोचो, मैं बोल रहा हूँ BV इज इक्वल टू जीरो हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे आगे? Determinant of B is equal to zero. यही ना, इफ एंड ओनली इफ है। तो यहाँ से, तो B तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो ये हो गया इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ B। B मैंने किसका नाम रखा है? B तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए इसका नाम रख दिया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई हैज टू बी जीरो। तो यहीं से हमने स्टार्ट किया था क्लास, यहीं से स्टार्ट किया ना, देखो हमने यहीं से स्टार्ट किया था। इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, बट जीरो क्यों होना चाहिए? तो उसकी वजह आइगन वेक्टर का डेफिनेशन से आ गया कि क्यों जीरो होना चाहिए, देखो यहाँ से। सो इसने कहा कि नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करने चाहिए, तो नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। सो नॉन जीरो वेक्टर तभी होगा, ये होमोजेनियस सिस्टम है, नॉन जीरो सॉल्यूशन आने का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग आपको आइगन, मतलब इसीलिए कभी अगर सोचो इसके पास जीरो, अभी कभी ऐसा होता कि मान लो जीरो इज द आइगन वेक्टर, तो जीरो आइगन वेक्टर होता है, इसका मतलब बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो भी हो सकता है। तो उस केस में फिर क्या होता, मतलब फिर प्रॉब्लम होती ना, यहाँ से फिर आइगन वैल्यू निकालना मुश्किल होता था। यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली कि मैं कह रहा हूँ ये इफ एंड ओनली इफ है, तो कहने का मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये आगे इफ एंड ओनली इफ कर रहा है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो के। ये जो डेफिनेशन लिखा हमने, दिस इफ एंड ओनली इफ दिस, तो ये किसका डेफिनेशन लिखा था मैंने? आइगन वैल्यू का। और ये किसका डेफिनेशन है? आइगन वेक्टर का। तो ये लिखना और ये लिखना इक्विवेलेंट हो गया कहीं ना कहीं। एनीवे, ठीक है। सो तो यहां से ना ये इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ v इज नॉन जीरो। वो डेफिनेशन कहता है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो v, तभी आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी नहीं मिला तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो आइगन वैल्यू होगी तो आइगन वेक्टर तो आएगी। ये
तो यहाँ से a माइनस लैम्डा इज 0, तो मतलब सिंपल ये हो गया कि जो लैम्डा है, सो लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ a। सो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया आइगन वेक्टर के डेफिनेशन से, हम यहाँ पहुंच गए लैम्डा आइगन वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। सर प्रीवियस पे। सो प्रीवियस पेज ये वाला, ये डिटर्मिनेंट वाला है ना। यस सर, यस सर। तो इसी को ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। हाँ यस यस है ना। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन है ना, तो इसको आप ट्रिवियल भी बोलते हैं कि दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बाकी कल तो लिख ही चुके हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी के लिए तो लिख ही चुके हैं हम कि रैंक ए रैंक बी दोनों इक्वल एन के है, तो यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ए रैंक बी इक्वल है लेस देन एन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और रैंक ए रैंक बी डिफरेंट है तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कभी ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि बी तो जीरो मैट्रिक्स है, तो ए का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमेशा रैंक इक्वल होगा। सर हो गया। चलिए तो ठीक है, ये आइगन वेक्टर का डेफिनेशन था। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये जो तीन मैट्रिक्स मैंने लिखे थे, आपने आइगन वैल्यूज निकाले थे। नाउ यू फाइंड आइगन वेक्टर्स इन ऑल थ्री मैट्रिसेस। जैसे आपने आइगन वैल्यूज निकाला तीनों के, अब आप आइगन वेक्टर्स निकाल के बताओ इन तीनों मैट्रिक्स का। सो यहाँ पे एक आइगन वेक्टर v1 आएगा, यहाँ v1 और v2 मिलेगा। सो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग v1 मिलेगा, लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग v2 मिलेगा। सो यहाँ v1 v2 v3, एक बार चेक करो तीन आएगा या चेक करके देखो। सो नाउ यू कैलकुलेट आइगन वेक्टर यूजिंग डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर। ए बी बराबर लैम्डा भी या a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0 करके बताओ जरा आइगन वेक्टर क्या आएगा। है ना। आइगन वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं, आइगन वेक्टर को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोलते हैं। तो सर फर्स्ट का 0, सेकंड का 2 माइनस 1 फर्स्ट का 0। बट जीरो वेक्टर कैन सर नॉट 1 है 1। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी आइगन वेक्टर। अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि जीरो वेक्टर कैन नॉट बी आइगन वेक्टर। 1 आ रहा है।
तो ये 1 by 1 का आएगा, ये आ रहा है। ओके, तो 1 × 1 का वेक्टर आएगा ये, ठीक है। दूसरे वाले में सेकंड का 2 - 1। सो V1 है 2 - 1। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस टाइप का चीज आएगी ना, क्योंकि आपको पता है ना ये सॉल्यूशन स्पेस बनाता है। अब इसको देखो ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है, यू नो दिस मेक्स अ वेक्टर स्पेस, यस और नो। मैं अगर ऐसा लिखूं, V यही है ना, V क्या है देखो, सेट ऑफ V बिलोंग्स टू Rn सच दैट A - λI into V is equal to 0. This is the definition of आइगन वेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग V जो आएगा वो आइगन वेक्टर होगा। ये तो वेक्टर स्पेस है ना, सो दिस इज एक्चुअली नल स्पेस ऑफ, दिस इज नल स्पेस ऑफ A - λI। एक्चुअली जो सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या है, नल स्पेस है A - λI का, है। सो A - λI V0, सो नल स्पेस ऑफ A - λI हो जाएगा। तो यहां से तो ये सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं, तो मतलब इसमें क्या होगा, आपके पास एक वेक्टर सबस्पेस मिलेगा, आपको कोई एक बेसिस का एलिमेंट निकाल लेना है, ये चीज़ है ना। लैम्डा पुट करोगे तो उससे बेसिस का एलिमेंट निकालने हैं। तो आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होगा, जैसे आइगन वैल्यूज कहीं ना कहीं फिक्स होगी। n क्रॉस n है तो n यूनिक नंबर्स आएंगे, मतलब लाइक रिपीट भी हो सकता है उनमें से, बट n नंबर्स आइगन वैल्यूज होंगे। बट एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर हो सकता है। ये अलग बात है, वो सब डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट एक ही मिलेगा। इंडिपेंडेंट क्या होगा, एटमोस्ट एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। बट वैसे वेक्टर्स कितने मिलेंगे, सो वन आइगन वैल्यू may have infinitely many eigenvectors, but there will be only one linearly independent eigenvector। एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही linearly independent eigenvector होगा, ठीक है। वो बेसिस का एलिमेंट बनाएगा या वो स्पैन करेगा। एनीवे क्या आ रहा है V1, कोई एक बताइए आप, हाँ जो बता रहे थे। 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रही है, 1 आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग V1 और इसके करस्पॉन्डिंग V2 क्या आएगा, जीरो वेक्टर विल नेवर बी आइगन वेक्टर है ना। तो सर V2 मेरा आया है व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3 1 1 आया। किसमें, इसमें ना 2 क्रॉस 2 में कितना आया, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 1। 1 1। ओके, इसमें V1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, वन माइनस हाफ। 1 - हाफ, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - 1 कर दो। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, V इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्योरम के तौर पे कि इफ V इज आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा, then constant time V is also eigenvector of lambda for all k non-zero, क्योंकि जीरो नहीं रख सकते, जीरो का जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो अगर V कोई आइगन वेक्टर बोल रहे हो ना, तो उसको तुम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, रियल कांस्टेंट से, तो वो भी आइगन वेक्टर तो होगी, बस k जीरो नहीं रखेंगे। सो इफ V इज द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा, then k into V will also eigen value of eigen vector, V is the eigen vector of lambda, then kV is also eigen vector of lambda। इसका प्रूफ एक लाइन का ही, अगर तुम इसको मैथमेटिकली देखना चाहो तो जस्ट वन लाइन प्रूफ है इसका, कि जैसे होता क्या है, जब आप बोलते हो कि V is eigen value of lambda, इसका क्या मतलब है, AV is equal to lambda V। अब दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दो, तो A टाइम KV is equal to lambda टाइम KV, ये प्रूफ है इसका। तो क्या समझ आया, बोल रहा है ए वी लैम्डा वी होगा तो वी आइगन वेक्टर लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो उसी में दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉन जीरो है, तो ए टाइम के वी बराबर लैम्डा टाइम के वी, तो के वी इज ऑल्सो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा, ठीक है। तो ये प्रूफ है एक लाइन का है, मतलब जस्ट ओके। तो ठीक है, कहने का मतलब आपने से बताया कि
1 माइनस 1/2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ये आइगन वेक्टर है तो इसका मल्टीपल कुछ भी ले लेंगे तो वो भी आइगन वेक्टर होगा। आइगन वेक्टर इज नॉट यूनिक। हाँ, यूनिक नहीं है, बट यूनिक होगा इन लिनियरली इंडिपेंडेंट सेंस। तो यूनिक विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट यूनिक होगा, ठीक है ना, ये है। बट ऐसे आइगन वेक्टर इज नॉट यूनिक। एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग, मैंने बोला भी है तो k टाइम भी कुछ भी ले लो, वो सब आइगन वेक्टर है। तो बताओ भाई आगे, इसमें बताओ v1 क्या है, v2 क्या है, v3 क्या है। सर V1 एंड V2 सेम है, हाँ, अब यहाँ पे डीजेनरेट है। क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। अब देखो, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। देखो यहाँ पे जैसे आपने क्या किया, आपने ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकाले, 0 0 9 आया, तो 0 2 बार आया, तो ये 0 इज द जीरो की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो इस तरह के मल्टीप्लिसिटी को बोलते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो मल्टीप्लिसिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, रूट्स का जो मल्टीप्लिसिटी है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0 जो है, तो 0 एक आइगन वैल्यू है, सो 0 इज आइगन वैल्यू विथ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। अब आपने क्या किया, 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाला, तो कभी कभी क्या होगा, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएगा, कभी कभी 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएगा, और इसी बेसिस पे आगे मैं डिफाइन करूंगा कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। तो जब डायगोनलाइजेबल की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि गेट के सिलेबस में है, सो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है, व्हेन अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अभी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स में कितनी बार वो आइगन वैल्यू रिपीट हो रहा है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा कि उस आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ रहे हैं। तो यहां आपको देखना होगा 0 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो समटाइम्स एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएगा, तो वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। कभी कभी 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, बिकॉज इट्स मल्टीप्लिसिटी इज 2, दैट्स वाई। सो 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, जो मैं यहाँ दिख रहा था, दिस इज कॉल्ड आइगन स्पेस, जो मैं भी लिख रहा था यहाँ पे ना, सो इसका एक नाम है जो लिखा नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, सो दिस इज कॉल्ड आइगन स्पेस। मैं रिपीट करता हूँ, देखो, तो ये बुक में ये वर्ड यूज किया होगा, आइगन स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, है ना, आइगन स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। है ना, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। चलो बीच ना लिखता हूं। तो यहां क्या होता है, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, है ना, और आगे है इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू, है ना, आइगन वैल्यू जैसे नल स्पेस, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, नल स्पेस, वैसे ये आइगन स्पेस है। तो आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इज डिफाइंड एज, सो ये होगा सेट ऑफ वी सच दैट ए वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी, और ये आप जानते हो ऑलरेडी, वी सच दैट, इसको एक साइड बुलाओ तो, है ना, तो अभी क्या होगा, एक साइड बुलाओगे तो ये बनेगा ए माइनस लैम्बडा आई, क्योंकि मैट्रिक्स को तुम सब्ट्रैक्ट तभी करोगे जो ऑर्डर इक्वल है, इसलिए यहाँ पे आई लेते हैं हम। जब लैम्बडा उधर आएगा ना तो मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होगा, तो इसको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। सो ए माइनस लैम्बडा आई इंटू वी इज 0, और ये अभी तुम जानते हो, यही मैं बोला था, नल स्पेस ऑफ
ए माइनस लैम्बडा आई, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं आइगन स्पेस। और आइगन स्पेस का जो डायमेंशन होता है इसी को बोल रहा था ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे क्या है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो मैं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिसिटी जो इसका आगे यूज करूंगा, ये होता है डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। आइगन स्पेस इज वेक्टर स्पेस, तो मुझे ये लिखना चाहिए पहले कि दिस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, है ना। सो पहली चीज तो ये है। सो थ्योरम क्या कहता है, और इसमें दिख तो रहा है, तो नल स्पेस है ना, तो वेक्टर स्पेस तो बनाएगा ही, नल स्पेस है ना। तो थ्योरम जस्ट लिख देता हूं। सो थ्योरम क्या है, आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा इज अ वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। और दूसरी चीज, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा, ठीक है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो डिफाइन किया मैंने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी? So dimension of eigen space of lambda is geometric multiplicity of lambda and so ये तो ये हो गया। मैं बोल रहा हूँ algebraic multiplicity क्या है, what is definition of algebraic multiplicity? algebraic multiplicity of an eigen value, किसी आइगन वैल्यू की। algebraic multiplicity क्या है, तो ये मैं लिख रहा था ये ना, हाँ, आइगन स्पेस। सो आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा, ठीक है ना सर हो गया। सो इसका हमने नाम हो दिया गया। दिस वी नेम्ड, इस वाले सेट को नाम दिया मैंने आइगन स्पेस, आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा। सो ऑफ मैट्रिक्स के बजाय तुम ये लिख सकते हो ऑफ आइगन स्पेस, जस्ट डिफाइन किया, क्योंकि आइगन स्पेस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिफाइन होगा ना। सो आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा, सर हो गया। ठीक है ना। तो अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, अभी तो बताया था मैंने, बताइए कुछ जिनको समझ आया। सो क्या मैं डिफाइन किया था, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए? एक्चुअली वो आइगन वैल्यू जो रिपीट होगा उसका नंबर ऑफ टाइम्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो आइगन वैल्यू क्या था, आइगन वैल्यू इज द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये जो जीरोज होते हैं रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। multiplicity of eigenvalue in the characteristic equation is called algebraic multiplicity of lambda, है ना, lambda लिख लो। so multiplicity of an eigenvalue lambda, ज्योमेट्रिक वाला तो हमेशा अलजेब्रिक से कम आएगा जी। तो multiplicity of an eigenvalue lambda is क्या लिखा मैंने, इन, है ना, इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ठीक है, आपने सही कहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कभी भी, सो ये थ्योरम ये है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है लैम्बडा की वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा, ठीक है। ये अरिथमेटिक मीन नहीं है, ध्यान रखना है। तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, हालांकि सेम अरिथमेटिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सेम आ सकता है वेक्टर, सेम वैल्यू के, तब वो कम। चलिए अभी इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू, हाँ एग्जांपल इस एग्जांपल के लिए क्या कह रहे हैं, एग्जांपल, यस सर, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड हाँ यहाँ पे है ना एग्जांपल, ये तो रहा एग्जांपल, देखिए।
तो सर इसमें आएगा 9 के corresponding आता है 1 1 2. सो ये 1 2 3 1 2 3 है ना, 2 4 6 था, तो इसी को मैं आगे लिखता हूँ, देखो ध्यान से। तो सो नाउ आई कम टू दिस मैट्रिक्स। तो हमने एक मैट्रिक्स अभी के लिए ए लेता हूँ, वही वाला 1 2 3 1 2 3 2 4 6। सो आप लोगों ने अभी ए माइनस लैम्बडा आई के डिटर्मिनेंट को 0 पुट किया था, तो लैम्बडा की वैल्यू आई थी 0 0 3। तो मुझे बताओ कि 0 कितनी बार आया? 2 बार. Algebraic multiplicity 2. एंड लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 3 है। दिस हैज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है? 1. अब आपको बताना है कि लैम्बडा इज इक्वल टू 0 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो दोनों साथ में ही आ जाएगा, आइगन वेक्टर में निकालूंगा, आइगन वेक्टर के साथ साथ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। Geometric 1 हो जाएगा. सो अभी हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हमें लैम्बडा बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर चाहिए। तो चलो मैं अभी सर लैम्डा 2 9 है। 9 है, 3 लिख दिया था। हाँ थैंक यू, यहाँ 9 था ना, तो इट वाज 9 0 0 9 ना, तो 0 0 9 ऊपर में भी सर 9 लिखते हैं. ठीक है ना। ठीक है। तो तो ऊपर में भी 3 लिखा हुआ. हाँ यहाँ भी 9 था ना, ये गलती से मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। ओके, अब तो चलिए अब क्या करते हैं कि इसका हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। सो ए जो मैंने लिख रखा है 1 2 3 1 2 3 2 4 6। अब हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा भी, क्योंकि मुझे आइगन वेक्टर चाहिए, या ए माइनस लैम्बडा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, जैसे लैम्बडा 1 अभी मैं 0 रख रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे v1 चाहिए। तो अभी के लिए मान लो v1 है x1 x2 x3, क्योंकि ए भी है ना, तो मल्टीप्लाई तभी होगा जब 3 का होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग a माइनस 0 टाइम आई इंटू वी1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मुझे अब सॉल्व करना है, यहीं से चलो ये हो गया a v1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि तो 0 हो गया लैम्बडा। सो a तुम्हारे पास क्या है 1 2 3 1 2 3 2 4 6, यहाँ पे x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लो। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पहली इक्वेशन आएगी x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 बराबर 0। तीनों इक्वेशन एक्चुअली सेम ही आएगी, राइट, क्योंकि तीनों मल्टीपल है। x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 बराबर 0, और तीसरा वाला जो आएगा 2 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। सो ये कुछ अलग नहीं है, तीनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, 3 बार आ रहा है, चेक करो इज इट, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे थर्ड वाले को। तो कहने का मतलब क्या है, जो मेरा ये v1 था, अब मैं v1 की बात कर रहा हूँ। सो v1 देखो, v1 तो वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो v1 में क्या है, वी कैपिटल वी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कैपिटल V1 है, आइगन स्पेस ऑफ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, समझो, ये जो कैपिटल V1 लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा 1 जो कि 0 है, ठीक। सो 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि x1 x2 x3 सच दैट, यही था ना, av इज इक्वल टू av1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 v1। देखो ध्यान से। सो यहाँ से क्या होगा, आपको इसको, ये तो तीनों सेम ही इक्वेशन है ना, तो कितने वेरिएबल को ये रिड्यूस कर पाएगा, एक ही इंडिपेंडेंट है, बाकी सब तो डिपेंडेंट है। कितने वेरिएबल कम कर पाएगा ये, 1. एक ही कम कर पाएगा। क्या किसको कम करना चाहोगे, देखो x3 को कम कर देता हूँ, तो x1 x2 एज इट इज रखो, x3 को निकालो x1 x2 के टर्म में, या आप चाहो तो x1 को हटा सकते हो अगर आप चाहो, तो x2 x3 एज इट इज रखो और x1 की वैल्यू निकाल लो। तो x1 निकालोगे तो -2x2 -3x3 ये आ गया। दिस इज योर आइगन स्पेस ऑफ करस्पॉन्डिंग टू 0। ध्यान से देखो अब, तो ये जो v1 है इसको ध्यान से देखो, इसको अलग अलग करूंगा ना, तो ये ऐसा होगा, अगर मैं x2 कॉमन लूंगा तो क्या वेक्टर बचेगी, -2 1 0, यही ना, प्लस अगर मैं x3 कॉमन लूंगा तो क्या वेक्टर रहेगी मेरे पास, ध्यान से देखो x3 वेक्टर, तुम समझ रहे क्या कर रहे हैं, तो x3 का कोएफिशिएंट देख लो, -3 0
1, ठीक है, x3 थर्ड भी तो है। Yes, sir. तो और ये एक्चुअली है दिस इज स्पैन ऑफ -210 कॉमा -301 एक्चुअली, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सो v1 इज द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आइगन वैल्यू 0। सो क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट वेक्टर है? ये जो दो वेक्टर है क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? क्योंकि लैम्बडा की मल्टीप्लिसिटी 2 थी, मैं फिर कह रहा हूं लैम्बडा 1 जो है उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 थी ना, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहां से v1 भी दो पॉसिबल आया, स्मॉल v1 अगर लिखूंगा, सो स्मॉल v1 आर टू पॉसिबिलिटीज, 210 एंड -301। सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू इज द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सिंपल, ये भी दूसरा टर्म में लिखूं मैं जहां मैं डिफाइन किया था। सो मैं अगर इसको आगे लिखूं जहां पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफाइन किया ना, उसी में अगर मैं ये लिख दूं जहां डायमेंशन लिखा था ना, Sir, रुको रुको, when the हाँ when the algebraic multiplicity इसलिए तो 2 आया, then always geometric multiplicity 2 आएगा। नहीं, 1 भी आ सकता है। ओके ओके। तो थ्योरम क्या है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा is geometric multiplicity of lambda। जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल सकता है एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग, वो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या थी कि वो आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो मतलब आइगन वैल्यूज निकालने के दौरान कोई रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जितनी बार मिल रहा है आपको, वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। आइगन वेक्टर जब आप निकाल रहे हैं उस दौरान आपको जितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहा है वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है। तो यहां से कहने का मतलब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इस क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे क्या समझ आया हमें? तो हमें ये समझ आया इस इक्वेशन में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 था। अब बताओ, मैं आपसे पूछता हूं फिर से, लैम्बडा इज इक्वल टू 0 हैज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये कितना है? 2। हाँ, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली 2 आया। लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 9 हैज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? ये तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा लार्जर होगी देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, लार्जर और इक्वल, नॉट एग्जैक्टली लार्जर। जैसे मैं बात करता हूँ इसी क्वेश्चन में, सो मैंने क्या किया एक्चुअली आइगन स्पेस निकाल दिया। सो इनफैक्ट मैं बोलूँ कि दिस इज द बेसिस, ये जो सेट लिख रखा है ना, दिस इज द बेसिस ऑफ द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू 0। ये एक बेसिस है, किसका बेसिस है? आइगन स्पेस का, इस वाले सेट का बेसिस है। ये जो ये था ना, इसका बेसिस है ना। सो इनफैक्ट आई, नल स्पेस, हाँ नल स्पेस तो होगा ना। यस यस, नल स्पेस है ना, यही था नल स्पेस। यहाँ पे ए भी माइनस लैम्बडा भी, इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं यहाँ लिखता हूँ ए माइनस लैम्बडा 1 इंटू v1 सॉरी इंटू आई, बाहर है v1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स अ नल स्पेस, दिस इज नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, दैट वाज है ना बेसिस ऑफ आइगन स्पेस ऑफ 0 क्या लैम्बडा आइगन वैल्यू। सो ये हो गया है ना, तो ये ही कहीं ना कहीं बेसिस भी बना रहा है। स्पैन है ना, तो स्पैन ही मतलब बेसिस वाला एक इंडिपेंडेंट सेट है। तो वैसे लिखोगे तो ये वाला जो सेट है, सो ये वाला जो सेट है इसका एक सेट कर लो, है ना। एक काम करो, इसको सेट में लिख दो, दिस इज सेट ऑफ आइगन वैल्यू, तो ये बेसिस इसको बोल दो। तो मैं अभी के लिए बी बोल देता हूँ, ये सेट। सो दिस इज द बेसिस एक्चुअली।
मैं कह रहा हूँ इसके करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर मुझे क्या मिल रहा है, वो v1 था, दैट वाज 210 एंड -301। तो यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर है इंडिपेंडेंट। क्यों 2 आइगन वेक्टर है? क्योंकि आइगन वैल्यू मल्टीपल है, मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसलिए 2 मिल सकते हैं। बोल सकते हैं उसको कि GM इक्वल टू n माइनस इंडिपेंडेंट इक्वेशन, क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ GM इक्वल टू नंबर ऑफ n माइनस n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इंडिपेंडेंट इक्वेशन यस सर, नंबर तो वो ऑफ रैंक हो गया ना, ठीक तो है, क्योंकि नलिटी तो निकाल रहे हैं हम। तो ये जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, नलिटी है a माइनस लैम्डा आई का, और a माइनस लैम्डा आई का नलिटी है, तो रैंक निकाल लो, रैंक के थ्रू दिख जाएगा जो आप कहना चाह रहे हो, वही चीज़ है। हाँ, सो n माइनस रैंक जो होता है वो नलिटी हो जाएगा, है ना। रैंक वही होगा जो नंबर ऑफ, जो आप इंडिपेंडेंट इक्वेशन कह रहे हैं वो इस पर डिपेंड करेगा कि कितने इंडिपेंडेंट रोज हैं, और इंडिपेंडेंट रोज को हम रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात है। तो ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसमें लैम्डा 2 इज इक्वल टू 9 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएगी। तो चलो ये भी कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास क्या है, लैम्डा 2 इज 9, तो मुझे v2 चाहिए। तो v2 अभी के लिए मान लेता हूँ y1 y2 y3, ठीक है, ये v2 है। और सेट ऑफ v2 लिखोगे तो ये हो जाएगा यही है ना, ये आ जाएगा। सो निकालो जरा, ए भी इजिकल लैम्डा भी करो, मतलब या मैं ये कह रहा हूँ 112 आया सर, 112 a माइनस 9i इंटू v2 बराबर 0। सो a माइनस 9i मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो a माइनस 9i, a तो आपको पता ही था, a मैट्रिक्स वॉज 1 2 3 1 2 3 2 4 6। सो यहाँ से 9i कर रहे हैं ना, तो बस डायगोनल पे घटेगा, तो ये 2 3 ऐसे रहेगा, 1 3 ऐसे रहेगा, और यहाँ पे 2 4 ऐसे रहेगा। सो 1 माइनस 9 माइनस 8 2 माइनस 9 माइनस 7 6 माइनस 9 माइनस 3, चेक कर लो। ओके है ना जी। अच्छा निकाल लिया आपने 1 1 2, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ से अभी यही कैलकुलेट करके आज यहीं स्टॉप करेंगे। सो नाउ दिस टाइम y1 y2 y3 इज इक्वल टू 0। देखो अब आप यहाँ पे जाओ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यू कैन अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है ना। सो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ लगाओ वहीं यहाँ लगाओ, तुम चाहो तो आसान बना सकते हो, जैसे दिस 1 कैन मेक इट 0, दिस मेक इट 0। सो अगर तुम्हें प्रॉपर्टी लगाना हो तो r1 चेंजेस एज r1 प्लस 8 टाइम r2, r3 चेंजेस एज r3 माइनस 2r2। तो इससे क्या होगा, थोड़े इक्वेशन आसान हो सकता है। अब चाहो तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ये 0 हो गया, और हम क्या कर रहे हैं, r1 में से प्लस 8 टाइम r2, तो 8 टाइम r2, तो 8 7 जा सर 56। थर्ड कॉलम के अलोंग 0 बनाने में ज्यादा आसानी से हो गया था। अच्छा, थर्ड कॉलम के अलोंग, अच्छा हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, तो एक काम करो, थर्ड कॉलम के अलोंग 0 बना लो, तो है ना, तो उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, सही कह रहे हैं। सो मैं अगर r1 r2 को 0 बना देता हूँ, चलो। सो r1 कह रहा हूँ कॉलम को, हाँ ठीक है ये भी चलेगा। r1 को चेंज करो, r1 प्लस r3, और r2 को चेंज करो r2 प्लस r3, क्या हो जाएगा। तो r1 को चेंज किया, r1 प्लस r3, तो फर्स्ट रो को थर्ड रो में चेंज करो, तो -6 6 0। r2 को r2 प्लस r3 करो, सो 3 -3 0, और अगला है 2 4 -3, ठीक है। अब सो x1 y1 y2 ले रखा ना, सो y1 y2 y3 दिस इज 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यही इक्वेशन बनेगी, तो वहाँ से आ जाएगा, क्या आ रहा है, 6 - 6 y1 प्लस 6 y2 बराबर 0। दूसरा भी यही बनाएगा, कुछ नया नहीं बनाएगा। कहने का मतलब मैं 6 से अगर डिवाइड कर दूँ, इसको मान लो 6 से डिवाइड कर दिया फर्स्ट रो को, सेकेंड रो को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बनाएगा -y1 प्लस y2 0। दूसरा इक्वेशन भी यही है, और तीसरा इक्वेशन है 2y1 प्लस 4y2 माइनस 3y3 0। तो यहाँ से तो ये आ गया ना,
y1 इज इक्वल टू y2, इसको यहाँ रख दो, तो इसको यहाँ y1 y2 इक्वल कर दो, तो 6y2 माइनस 3y3, सो y3 कितना आ गया 2y2 या 2y1, कोई बात नहीं बराबर ही तो है, चेक करो। सो कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वेक्टर मिलेगा वो क्या मिला आपको। सो अगर ये लिखोगे सो दैट विल बी, जो v2 लिख रहा हूँ तो y1 y2 y3 दो इक्वेशन है, सो टू इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, दैट विल रिड्यूस टू वेरिएबल। तो क्या क्या रिड्यूस हो जाएगा, y1 रहने दो, y2 को रख दो y1 के इक्वल, और y3 को रख दो 2y1 के इक्वल, है ना, जहाँ y1 कोई रियल नंबर हो सकता है। सो दिस v2 इज द स्पैन ऑफ 1 1 2, स्पैन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, इसी का तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर y1 कॉमन ले लो तो दिख जाएगा आपको, है ना। तो कहने का मतलब इसको तुम सॉल्व करो तो आएगा y1 इज इक्वल टू y2 एंड y3 इज इक्वल टू 2y1, ठीक। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे जैसे इसी वेक्टर को मैं ऐसा लिखता कि y1 कॉमन ले लो तो 1 1 2, जहाँ y1 कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। सो ये एक आइगन वेक्टर है, कहने का मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ये आ गया। तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं अभी, हम लोग आइगन वैल्यू लैम्बडा जो है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ढूंढ रहे हैं कि आइगन वेक्टर क्या है, दिस इज द आइगन वेक्टर एक्चुअली। अब मैं आपसे पूछूं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 9 के करस्पॉन्डिंग एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिला है, ठीक है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 9 के करस्पॉन्डिंग एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, तो दैट्स वाई ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 1। इसमें जब रूट्स निकाला था तभी एक ही बार आया था मल्टीप्लिसिटी, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ज्योमेट्रिक। तो बाद में हम देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ना, देखो ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 ज्योमेट्रिक 2, यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है ना। अभी जिन लोगों को चेक करना हो तो एक तरीका ये भी होता है डायगोनलाइजेबल चेक करने का, तो दिस इज द डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ठीक है। वो आगे आएगा, क्वेश्चन इस पे आते हैं एग्जाम में, गेट के PYQ देखो या नेटवुड में भी कि मैट्रिक्स कैसे देखा डायगोनलाइजेबल, अभी तो मैं बता रहा था अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हर आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो मैं आगे लिखाऊंगा, लेकिन अभी हम बता दे रहा हूँ जस्ट मैं, कहने का मतलब ये है कि थ्योरम क्या है, ए इज, ये मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा डायगोनलाइजेबल होता क्या है। ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity corresponding to each eigen value, corresponding to each eigen value, हर आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग AM GM इक्वल होने चाहिए, ठीक है। बस यही कंडीशन से पता कर सकते हैं ना जी, ये एक तरीका है, बहुत सारे तरीके होते हैं ना, कुछ और भी तरीके हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द वे यू कैन चेक, बट है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का कई सारे तरीका होता है। तो हर आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग ये होना चाहिए, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने जो थ्योरम लिखा है डेफिनेशन क्या है उसकी हम बात करेंगे अभी। सो डेफिनेशन की तो थ्योरम है, तो अभी बता दिया, बस आगे यूज़ करूंगा तो रिपीट होगा तो आपको याद आएगा कि पहले भी डिस्कस किया है। सो अभी मेरा पर्पस क्या था, आज की क्लास हमने क्या डिस्कस किए। सो आज की क्लास में जस्ट हमने स्टार्ट किया कि आइगन वैल्यू होती क्या है, आइगन वेक्टर क्या होती है ना, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, दिस इज डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू। वो आइगन वैल्यू का दोनों प्रॉपर्टी है ना, ट्रेस है इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यू एंड डेट हाँ इक्वल वो टू भी, वो लिख सकते हैं अभी तो, अगर थ्योरम लिखना हो तो, है ना। तो यहाँ पे जैसे वो तो सर बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो आगे आएगा, अभी तो बहुत सारे हैं ना, वो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। सो उसमें ओके सर। बाकी अभी भी लिख सकते हैं अगर याद आ गया तो। थ्योरम क्या है, सो हमने आज क्या डिफाइन किया, आइगन वैल्यू डिफाइन किया, आइगन वेक्टर डिफाइन किया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, किसी मैट्रिक्स में कैसे निकालना है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ये देखा। अब आगे प्रैक्टिस करो, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालना है वो देखा हमने। सो डेफिनेशन थ्योरम ये है कि लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, है ना, रिपीट करेगा तो नाम अलग रखा है, n आइगन वैल्यूज होगा, मल्टीप्लिसिटी भी इंक्लूडेड है। सो देन क्या जानते हैं आप लोग, जब पहला जो आपने बताया जैसे कि ट्रेस ऑफ a बराबर सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ a, है ना। सो मतलब ये हो गया कि तुम डायगोनल एलिमेंट जो भी होते हैं i फ्रॉम 1 to n, ये हमेशा इक्वल होगा लैम्डा i फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ i से कंफ्यूज नहीं होना है। तो
तो यहाँ मैं कुछ दूसरा लैम्डा जे फ्रॉम 1 to n इस तरह से है। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आगे आएगा अभी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, सो प्रोडक्ट लैम्डा जे फ्रॉम 1 to n, है ना। तो इसका मतलब लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3। सो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो अगले क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज मेनली हमने डिफाइन किया है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू निकालना कैसे निकालना है ना, आइगन वेक्टर कैसे निकालना है ये डिस्कस किया। कल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ठीक है, अभी तो यही है। ठीक है, अभी डाउट क्लास चलेंगे तो बाकी यहीं स्टॉप करते हैं। जिनको डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। कल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू।